आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने वाला सबसे बड़ा अध्याय अब शुरू होने जा रहा है। जिस राफेल मरीन या राफेल एम का भारत वर्षों से इंतजार कर रहा था, अब वो पहली बार भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी आईएनएस विक्रांत पर उतरने वाला है। लेकिन रुकिए, यह विमान अभी भारतीय नौसेना का हिस्सा नहीं होगा। ये फ्रांस की नौसेना का राफेल एम होगा, जिसे एक फ्रांसीसी पायलट उड़ाएगा। और इसका मकसद किसी विमान की डिलीवरी नहीं, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण एक मिशन है, जो कि कैरियर इंटीग्रेशन ट्रायल है। ये पूरा करना होगा, यानी ये साबित करना होगा कि आने वाले वर्षों में राफेल एम भारतीय नौसेना के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर पर पूरी तरीके से सुरक्षित और प्रभावी तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। अगर ये मिशन सफल रहता है तो 2028 में भारतीय नौसेना को मिलने वाला राफेल एम जो है, ये तैनात होने का अपना सारा हर्डल पहले ही क्लियर कर लेगा और इसकी सीधी तैनाती हमें आईएनएस विक्रांत पे देखने को मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आईएनएस विक्रांत पर राफेल एम की पहली लैंडिंग ऐतिहासिक क्यों है, भारत इस ट्रायल से क्या हासिल करना चाहता है, और आईएनएस विक्रांत में कौन कौन से बदलाव किए जा रहे हैं, और आखिर भारतीय नौसेना के लिए यह मिशन कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर पर किसी लड़ाकू विमान को ऑपरेट करना दुनिया के सबसे कठिन सैन्य अभियानों में से एक माना जाता है। कल्पना कीजिए कि समुद्र के बीच लगातार हिलता हुआ 43,000 टन वजनी एक विशालकाय जहाज, सिर्फ कुछ सौ मीटर लंबा रनवे और तेज समुद्री हवाएं, और उसी पर लगभग 20 टन वजनी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान को उतारना। यही वजह है कि हर नए कैरियर फाइटर को वर्षों तक परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। भारत भी अब यही प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। तो क्या होगा फर्स्ट प्राइज कैंपेन में? देखिए, इस साल के अंत तक फ्रांसीसी नौसेना का राफेल एम भारत आएगा। इसके बाद आईएनएस विक्रांत पर कई महत्वपूर्ण परीक्षण किए जाएंगे। इनमें शामिल होंगे कैरियर अप्रोच, लो स्पीड हैंडलिंग, असिस्टेड लैंडिंग, टेल हुक परफॉर्मेंस, डेक टैक्सिंग, स्की जंप टेक ऑफ, इंजन रिस्पांस और फ्लाइट डेक सेफ्टी। इन परीक्षणों में यह देखा जाएगा कि राफेल एम भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कितनी आसानी से काम कर सकता है। याद रखिए कि यह केवल विमान की परीक्षा नहीं होगी, यह आईएनएस विक्रांत की भी परीक्षा होगी। आईएनएस विक्रांत इतना खास हमारे लिए क्यों है? देखिए, आईएनएस विक्रांत केवल भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ये भारत की नौसैनिक आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रतीक भी है। 43,000 टन वजनी यह सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमारा है, या आप इसको विशाल युद्धपोत भी कह सकते हैं, ये हिंद महासागर में लंबी दूरी तक ऑपरेशन कर सकता है, कई दर्जन विमान और हेलीकॉप्टर तैनात कर सकता है, कैरियर बैटल ग्रुप का नेतृत्व कर सकता है, और अभी पर इस पे जो MiG-29K है वो ऑपरेट किए जाते हैं। लेकिन भविष्य में राफेल एम को ऑपरेट किया जाएगा, और इसके लिए बाकायदा जो डील है ये फाइनलाइज हो चुकी है। अब कई लोगों को लगता है कि नया विमान आया और जहाज पर उतर गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। राफेल एम के लिए आईएनएस विक्रांत में कई बदलाव किए जा रहे हैं, जैसे कि नई डेक मार्किंग हो गई, अरेस्टेड लैंडिंग कैलिब्रेशन हो गया, एयरक्राफ्ट पार्किंग लेआउट हो गया, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स हो गए, फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम हो गया, वेपन बात करते हैं लोडिंग प्रोसीजर्स हो गए, मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्पेयर पार्ट्स, लॉजिस्टिक, क्रू ट्रेनिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य केवल एक है कि जब राफेल एम भारत पहुंचे तब किसी प्रकार की तकनीकी बाधा इनके साथ ना आए। तो यहाँ पर एक नहीं, इसके लिए बल्कि 2 कैंपेन चलाई जा रही हैं। लेकिन आखिरकार क्यों? देखिए, पहला अभियान केवल शुरुआती परीक्षण होगा। इसके बाद अगले वर्ष जो दूसरा अभियान है वो आयोजित किया जाएगा। इस दौरान भारतीय नौसेना, डसाल्ट एविएशन और फ्रांसीसी नौसेना मिलकर विमान के हर पहलू की जांच करेंगे, यानी कि हर टेक ऑफ, हर लैंडिंग, हर मेंटेनेंस प्रक्रिया और हर ऑपरेशन, सबका मूल्यांकन किया जाएगा। तो भारत ने राफेल एम को ही क्यों चुना? देखिए, भारत के पास 2 विकल्प थे, अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस का राफेल एम। दोनों विमानों ने भारत में परीक्षण दिए और अंत में राफेल एम का चयन हुआ। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। भारतीय ज़रूरतों के अनुसार बेहतर प्रदर्शन, भारतीय वायुसेना के राफेल के साथ समान लॉजिस्टिक, आधुनिक एसा रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मेरियोर मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और एक्सोसेट जैसी जो एंटीशिप मिसाइल है, इनका यहाँ पर जो उपयोग है ये भारत पहले ही समझ चुका था। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हवा से हवा और हवा से समुद्र दोनों प्रकार के मिशन को पूरा करने में बेहद सक्षम हो, और ये सारी कैपेबिलिटीज़ राफेल एम के पास है। तो क्या ये MiG-29K की जगह लेगा? देखिए, भारतीय नौसेना वर्षों से MiG-29K को संचालित कर रही है, लेकिन समय के साथ इसके रखरखाव और उपलब्धता को लेकर कई चुनौतियां सामने आई हैं। अब राफेल मरीन आने के बाद कॉम्बैट रेडीनेस बढ़ेगी, मिशन अवेलेबिलिटी बेहतर होगी, मेंटेनेंस आसान होगी, कैरियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इसके अलावा भारतीय नौसेना को जो सबसे बड़ी चीज़ मिलेगी वो है राहत, जो कि MiG-29K के सर्विसबिलिटी इशूज़ के बाद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है।
अब भारत ने 2025 में लगभग 7.5 अरब डॉलर का समझौता फ्रांस के साथ ऑलरेडी कर लिया है। इसके तहत भारतीय नौसेना को 26 राफेल मरीन मिलने वाले हैं, जिनकी डिलीवरी 2028 से शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन उससे पहले भारतीय पायलटों, इंजीनियरों और टेक्नीशियंस को फ्रांस में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी जब तक पहला राफेल एम भारत पहुंचेगा, भारतीय नौसेना पहले ही पूरी तैयारी पूरी कर चुकी होगी। अब इससे भारत को सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा? देखिए, जब राफेल एम पूरी तरीके से भारतीय नौसेना में शामिल होगा, तब केवल नया विमान नहीं आएगा, बल्कि बदल जाएगी भारत की समुद्री युद्ध क्षमता। हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी और मजबूती दोनों बढ़ेगी। इसके अलावा जो कैरियर बैटल ग्रुप है, इनकी मारक क्षमता बढ़ेगी। लंबी दूरी तक हम प्रिसीजन स्ट्राइक कर पाएंगे और दुश्मन के जहाज, एयर बेसिस और जो सामरिक ठिकाने हैं, इन पर तेज और सटीक कार्रवाई हमारे लिए संभव हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर क्षमता है, वो एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। यानी आईएनएस विक्रांत पर राफेल एम की पहली लैंडिंग केवल एक ट्रायल नहीं है, बल्कि ये भारतीय नौसेना के भविष्य का ब्लूप्रिंट है, जो यह दिखाता है कि लड़ाकू विमान भारत सिर्फ खरीद नहीं रहा है, बल्कि उनके लिए पूरी जो ऑपरेशनल व्यवस्था है वो भी तैयार कर रहा है। अगर ये दोनों फ्लाइट कैंपेन सफल रहती है, तो 2028 में जो राफेल एम है, ये भारतीय नौसेना में शामिल होगा और ये केवल एक औपचारिकता यहाँ पर बन के नहीं रहेगा। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या राफेल एम के आने के बाद टेडबीएफ की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी? तो इसका संक्षिप्त उत्तर है नहीं, क्योंकि राफेल एम की खरीद भारत का जो एक अभी तत्काल ज़रूरतों का एक समस्या थी, उसका समाधान है। लेकिन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम बंद होने की संभावना ना के बराबर है, बल्कि वर्तमान स्थिति ये है कि राफेल एम और टेडबीएफ दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। देखिए, राफेल एम खरीदा क्यों गया था? मैंने पहले भी कहा कि MiG-29K की उपलब्धता और मेंटेनेंस लंबे समय से चिंता का विषय रही है। आईएनएस विक्रांत को तुरंत एक विश्वसनीय कैरियर आधारित फाइटर जेट चाहिए और टेडबीएफ अभी डिजाइन और विकास के चरण में है और उसके सेवा में आने में लगभग 1 दशक तक का समय लग सकता है। इसलिए भारतीय नौसेना ने जो ब्रिज कैपेबिलिटी के रूप में राफेल एम को चुना है। यानी जब तक टेडबीएफ तैयार नहीं होता, तब तक राफेल एम से भारतीय नौसेना अपनी जरूरतों को पूरा करेगी। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की बात करें तो ये भारत का स्वदेशी कैरियर आधारित एक लड़ाकू विमान है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और डीआरडीओ विकसित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है MiG-29 की फ्लीट को रिप्लेस करना, भारत के आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विकाल, जो कि एक संभावित तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको पावर करना और 2050 से 60 तक भारतीय नौसेना का मुख्य फाइटर जेट बन जाना। यानी टेडबीएफ केवल एक विमान नहीं होगा, बल्कि भारत की दीर्घकालिक कैरियर एविएशन रणनीति का एक हिस्सा है। तो क्या राफेल टेडबीएफ को रिप्लेस कर सकता है? व्यवहारिक रूप से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि केवल जो 26 राफेल एम की खरीद है, ये कह पाना इसके लिए बुरा होगा कि ये पूरी जो टेडबीएफ प्रोग्राम है, जहां पर 100 से ज्यादा विमान खरीदे जाएंगे, उनको खत्म कर देगी। ये बात पूरी तरीके से निरर्थक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।